हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग बिहार बोर्ड 2026 परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट वीवीडी चला रहे हैं और उम्मीद है कि सारे बच्चे वीडियो को देखते होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि बच्चों हम केमिस्ट्री का वीवीडी जितना भी चैप्टर था सारा समाप्त कर दिए हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो बायोलॉजी का देखेंगे हम लोग प्रश्न। और बच्चों हम केवल प्रश्न ही नहीं बताएंगे आपको, एक एक प्रश्न का जो है यहाँ पे सल्यूशन भी करेंगे हम लोग, ऑप्शन से भी प्रश्न निकालेंगे। इसलिए सारे बच्चे मन से वीडियो को देखिए और अपने तैयारी को और सुगमता से आगे बढ़ाइए। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं आज जो है बायोलॉजी का। तो चलिए बच्चों, जो बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम, तो हम लोग एक एक प्रश्न देखेंगे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, अर्थात चेम्बर। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जबकि मेढक में कितने होंगे, 3 होंगे। और आपका जो रेप्टाइल होंगे, रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उसमें कितने हैं, 2 हैं। पर आप याद रखिएगा कि मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जिसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी है, टैनिन भी है और रेजिन भी है। तो अर्थात इनमें से सभी। हम लोग जानते हैं कि बच्चे हमारे शरीर में भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, यानी कि शरीर से जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उसी तरह पेड़ पौधे में भी उत्सर्जी पदार्थ अवशिष्ट पदार्थ के रूप में गोंद, टेनिन और रेजिन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबरछत्ता क्या है। तो गोबरछत्ता ये किस प्रकार का पोषण करता है। तो ये एक मृतजीवी है। ये क्या है, मृतजीवी है, सड़े गले चीज़ों पे उग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशेषिका हिस्सा है या कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। तो ये हो जाएगा आहार नाल का। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्तरस कहाँ स्रावित होता है। देखिए बच्चों, पित्तरस स्रावित कहाँ से होता है। तो ये होता है आपका लीवर से, लीवर से। और पित्तरस जमा कहाँ होता है, तो आप बताइएगा, पित्ताशय में। कहाँ जमा होगा बच्चों, पित्ताशय में, याद रखिएगा। और यकृत का वजन क्या हो जाएगा, 100 यानी कि 1.5 kg। यकृत का वजन 1.5 kg। भोजन का पचना शुरू कहाँ से होता है, मुख गुहा। मुख गुहा में वयस्क मनुष्य में कितना दांत हो जाएगा, 32 दांत। और भोजन पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो अमाशय में, यानी प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो अमाशय में। जबकि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो मुख से। और पूर्ण रूप से भोजन कहाँ पाचन होता है, छोटी आंत के किस भाग में, तो आप बताइएगा इलियम भाग में, छोटी आंत के इलियम भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों का कठोरतम भाग, यानी दांत का कठोरतम भाग जिसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। चलिए दांत 4 प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन सा है। यानी कि हमारे शरीर में जो हम सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर में श्वसन से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है, तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो आप याद रखिएगा आरबीसी। यानी ऑप्शन में यदि आरबीसी नहीं रहेगा तो आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा बच्चों, हीमोग्लोबिन। और हम लोग जानते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त का जो औसत मात्रा होता है वह 5 से 6 लीटर होता है। और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है रक्त का अध्ययन बच्चों, हीमेटोलॉजी। चलिए हमारे रक्त में अगर देखा जाए तो 55% जो तरल भाग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अब बाकी जो ठोस भाग बचा उसमें आरबीसी रहता है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी रहता है, उसके बाद आपका क्या रहता है, रक्त पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम है शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, डब्ल्यूबीसी का काम है रोगों से लड़ना, और रक्त पट्टिकाणु क्या करता है, हमारे रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त का जो लाल रंग होता है ये किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो आप याद रखिएगा वो प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। और फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन ये क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और जब उसमें से रक्त में से फाइब्रिनोजिन को बाहर निकाल देते हैं तो शेष बचा भाग को हम कहते हैं सीरम कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में जो पोषण की विधि होती है वह मृतजीवी होती है। और सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिस तरह हमें भोजन बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों की ज़रूरत होती है, उसी तरह पेड़ पौधों को। तो पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2। और जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से जल। और क्या चाहिए उसको? सनलाइट चाहिए, सनलाइट और उसके बाद क्लोरोफिल। और इसकी सहायता से वो अपना जो भोजन बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6। और हमें उत्पाद के रूप में कौन सा गैस मिलता है? ऑक्सीजन। चलिए बच्चों, जड़ जो वृद्धि करता है वह अधोगामी वृद्धि होता है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पौधे का जड़ नीचे की ओर चला जाता है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका गुरुत्वानुवर्तन। और पौधे का प्रकाश की ओर झुक जाना प्रकाशानुवर्तन, जल की ओर झुक जाना जलानुवर्तन। और उसमें आंतरिक रासायनिक यानी हार्मोन के द्वारा जो चेंजेस देखने को मिलता है उसको बोलते हैं रसायनुवर्तन। दूध से दही, हम लोग जानते हैं कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। और जिस जीवाणु के द्वारा दूध से दही में बदलता हुआ है लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु है बच्चों? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध से दही में परिवर्तन हो जाता है। और दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये बोला ये किस क्रिया के द्वारा होता है? तो देखिए शराब भी बनता है किण्वन की क्रिया से, और ये दही भी जमता है, इसमें भी किण्वन की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया है जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए, क्लोरोफिल एक क्या है? तो ये एक वर्णक है जिसके कारण पेड़ पौधे के रंग क्या होते हैं? हरा होते हैं। पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। और जब आपसे पूछेगा कि क्लोरोफिल में एक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप बताइएगा मैग्नीशियम। और एक बच्चों, सूर्य प्रकाश को जब प्रकाश संश्लेषण के समय जो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है वह क्लोरोफिल के द्वारा ही किया जाता है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र को ही इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। और पौधे में किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में। और इसी के कारण पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गैस कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? देखिए बच्चों, मुक्त होने का बात है, यदि श्वसन क्रिया में ग्रहण करने का बात रहता तो हम बोलते ऑक्सीजन, जबकि यहाँ मुक्त होने का बात है, इसीलिए क्या बोलेंगे हम लोग? CO2। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो आप याद रखिएगा 21%। CO2 कितना है? 0.03%। जबकि नाइट्रोजन कितना है? 78%। कितना है बच्चों? 78%। तो आपसे पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो बोलेंगे हम लोग नाइट्रोजन। अर्थात इसके अलावा आर्गन पूछेगा आपसे तो 0.93%। और अन्य गैस भी वायुमंडल में धूमकल के रूप में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अच्छा जो होता है बच्चे, प्रकाश का कौन सा रंग होता है? तो आप याद रखिएगा लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिन का पीला रंग यानी मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो आप याद रखिएगा किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। चलिए, लेकिन मूत्र का गंध जो होता है ना बच्चों, अमोनिया गैस के कारण। मूत्र में गंध का कारण क्या है? अमोनिया गैस। चलिए, एक वयस्क मनुष्य जो प्रतिदिन मूत्र का स्राव करता है तो आप याद रखिएगा 1.5 से 2 लीटर। 1.5 से 2 लीटर। चलिए, ये एक अपशिष्ट पदार्थ होता है जो कि शरीर से बाहर निकालना अनिवार्य होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के, देखिए बच्चे, श्वसन 2 तरह का होता है। श्वसन जो होता है 2 तरह का होगा, एक अवायवीय श्वसन, एक वायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन में CO2 तो बनता ही है, साथ में इथाइल अल्कोहल बनता है C2H5OH। और इससे प्राप्त जो एनर्जी होता है, ऊर्जा जो होता है वो कम होता है। और वायवीय श्वसन का जो उत्पाद बनता है वो CO2 और प्लस में आपके शरीर में जल, और प्लस में क्या बन जाएगा बच्चों? ऊर्जा बनता है, जो कि अधिक ऊर्जा वायवीय श्वसन से प्राप्त होता है। तो इसमें बोलता है कि जब पूर्ण ग्लूकोज का जब टूट जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, तो बच्चे देखिए शरीर में ऊर्जा भी मिलेगा आपको, CO2 गैस भी बनेगा और जल भी बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो
जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें रंध्र छिद्र घिरे रहते हैं? तो ये गॉड कोशिका एक होती है जो कि एक गार्ड का काम करती है और उसको बंद होने और खुलने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली। हम लोग जानते हैं कि कोशिका का खोज जो किया था रॉबर्ट हॉक किया था, जो कि कब किया था बच्चों? 1665 ईस्वी में कोशिका की सहायता से। जब इन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे छिद्र देखे, उन्होंने इसको कोशिका कहा। और इनके द्वारा जो खोजा गया कोशिका था वो बच्चों कैसा था? मृत था। आगे चल के एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। उन्होंने 1674 में जो पानी की सहायता से जीवाणु का खोज किया, वो एक जीवित कोशिका था। जबकि जीवित कोशिका का खोज पूछेगा तो 1674 में ल्यूवेनहॉक, जबकि मृत कोशिका का 1665 में। और कोशिका जो कि किसी भी जीव का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो इसमें जो झिल्ली पाया जाता है बच्चों, मतलब कि कोशिका के बाहरी, जंतु के कोशिका के बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जबकि पौधे की कोशिका के बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति पारगमय होता है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपारगमय। अर्धपारगमय कहने का मतलब है वो वैसे पदार्थों को अपने अंदर आने जाने देता है चयनित करके, अर्थात ज़रूरत वाले चीज़ को, इसलिए अर्धपारगमय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप या रक्तदाब किस उपकरण को कहते हैं, यानी किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। हम लोग जानते हैं बच्चों, एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। Hg अर्थात मरकरी, ये होता है। और देखिए स्टेथोस्कोप से क्या नापते हैं हम लोग? हृदय की धड़कन। एक मनुष्य का हृदय का धड़कन जो 1 मिनट में है बच्चों, वह 72 बार धड़कता है। चलिए, और लेक्टोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? दूध की शुद्धता मापते हैं। जो दूध की शुद्धता मापते हैं, लेक्टोमीटर से। और एमीटर से क्या करते हैं हम लोग? विद्युत धारा मापते हैं। एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। चलिए, एटीपी हम लोग जानते हैं कि श्वसन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होता है वह किस रूप में होता है? एटीपी। तो आपको इसका विस्तारित रूप अर्थात फुल फॉर्म पूछा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। यानी ट्राईफास्फेट मतलब देखिए फास्फोरस के कितने अणु हैं? 3 है बच्चों, आपको याद रखना है, कभी पूछ देगा ट्राईफास्फेट में, यानी कि फास्फोरस के 3 अणु। लसिका का रंग होता है, ये कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रथम अभिक्रिया होती है, तो प्रथम अभिक्रिया कहाँ होती है? तो वह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है। चलिए, अवशोषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे में उपस्थित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, अर्थात कहने का मतलब हमारे किडनी में ही मूत्र का निर्माण होता है। तो ये मूत्र कहाँ जमा होता है? यूरिन, तो आप याद रखिएगा मूत्राशय में जमा होता है। ये हो गया नली, ये हो गया आपका। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो किडनी है, किडनी की संख्या हमारे शरीर में 2 होती है, और किडनी का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी, और किडनी का वजन हो जाएगा 150 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना, यानी गैस विनिमय का काम, और क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन का कार्य। जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के पत्ती वाला भाग में हो जाता है। और भोजन का परिवहन के लिए जो उत्तक के रूप में पौधों में एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है, तो भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है, जबकि जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के गुण पर निर्भर करेगी और प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। और याद रखिएगा बच्चों, पेड़ पौधे मात्र 1% ही प्रकाश उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश केवल 1% ही पेड़ पौधा उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस एक मशीन है जो कि रक्त को शुद्धिकरण में प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्त को शुद्ध करने में डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है, और इसका जो प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
माटा बोलते हैं। आपको याद रखना है, कभी कभी इंग्लिश वाला वर्ड दे देता है। कौन सा एंजाइम वसा पे यानी वसा का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम सहायक है, तो ये हो जाएगा लाइपेज। जबकि कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा एंजाइम हो जाएगा बच्चों, एमाइलेज, और इसी को अन्य नाम टाइलिन बोलते हैं। जबकि प्रोटीन पाचन के लिए पेप्सिन भी होता है और ट्रिप्सिन भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा, जब हम बता रहे थे आपको, तो ये हो जाएगा वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलता है। और वायवीय श्वसन के दौरान जो बनता है शरीर में CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा मिलेगा। तो सबसे अधिक ऊर्जा वायवीय श्वसन में, और वायवीय श्वसन का उत्पाद है CO2 प्लस H2O प्लस इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH इथाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में दांत कितने होते हैं। देखिए बच्चों, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, पर पूरे जीवन काल में कितना दांत होते हैं, तो 52 दांत। क्योंकि 20 जो दूध का दांत होता है जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, उसकी संख्या 20 है। ये 20 दांत दोबारा होता है और 12 पीस बाद में होता है। तो 20 और 12 32, और ये जो 20 टूटा तो 32 और आपका 20 जोड़िएगा तो बच्चों को हो जाएगा 52। पूरे जीवन काल में 52 दांत। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए तो सनलाइट चाहिए, और सनलाइट हमेशा बच्चों कम मिलेगा दिन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिन। शरीर में भोजन का पचना एक अभिक्रिया है। देखिए बच्चों, भोजन का पचना एक देखा जाए तो रासायनिक परिवर्तन भी है, लेकिन यहाँ पूछा अभिक्रिया क्या है। तो भोजन जो हम लोग खाते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ये क्या करता है, हम लोग के श्वसन के दौरान इसका विघटन होता है, अर्थात ये टूटता है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, इसीलिए ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट, गांठ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो भीतरी जो है ना, भीतरी परत जो है ना, भित्ति मोटी होती है। जब इसको तोड़िएगा बच्चों श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, तो ये CO2 बन जाएगा, फिर जल बन जाएगा, और फिर शरीर में क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो इसलिए श्वसन के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट, मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत। देखिए, मानव मूत्र में यदि पानी का प्रतिशत पूछता तो 96% हो जाता, पर आपसे यूरिया का प्रतिशत पूछा तो ये हो जाएगा आपका 2%। और प्रयोगशाला में अगर कोई बनाया गया कार्बनिक पदार्थ था बच्चों, तो वह यूरिया था, और यूरिया का सूत्र होता है CONH2 का होल 2। और ओहलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम यूरिया बनाया गया था। श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं ना बच्चे, तो गर्म हवा मुख से निकलता है, तो इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ट्रेकिया से किस जीव का श्वसन अंग है, ट्रेकिया, तो ये कॉकरोच हो जाएगा। कॉकरोच का श्वसन अंग ट्रेकिया है। अगला है कि पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते, वह कौन सा पौधा है जिसमें रंध्र होते ही नहीं हैं। जनरली पौधों में रंध्र देखे जाते हैं, जिसमें कि आपका वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान होता है, पर हाइड्रिला एक ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र होता ही नहीं है। स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किस में होगा, केवल हरे पेड़ पौधे ही स्वपोषी होते हैं। चलिए, अब बाकी सारे जीव जंतु वो परपोषी होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक कोशिका द्रव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम द्वारा, तो लाइपेज। हार्मोन क्या है, ये एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे किसी भी कार्य के लिए हमको उत्तेजित करता है। और कार्बोहाइड्रेट आपका इसका C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन एक किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो रासायनिक दूत हम लोग हार्मोन को ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। चलिए नेक्स्ट, कौन हेट्रोक्राइन है, ग्रंथि है, तो ये हो जाएगा विरिसन। विरिसन एक जनन ग्रंथि है बच्चों, और विरिसन की संख्या पुरुषों में 2 होती है। विरिसन की संख्या पुरुषों में 2,
और ये क्या है, इससे निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसके कारण लड़कों में या पुरुषों में परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। इसका वजन 1.5 kg होता है। और शराब पीने से कौन सा प्रभावित अंग होता है, तो लीवर, और जॉन्डिस बीमारी में भी प्रभावित अंग लीवर होता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो सबसे छोटी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो सबसे छोटी ग्रंथि है, ये आपको मस्तिष्क में पाया जाता है। इसको ये वृद्धि हार्मोन इससे स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गलों में पाई जाती है, और इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जिसकी कमी से हमको घेघा रोग हो सकता है। यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर या घेघा या गलगन, तीनों एक ही नाम है। लेटेक्स क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा इन सभी पौधों में लेटेक्स पाया जाता है। पीपल में भी, और पीला कनेर में भी, और बरगद में भी। ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि पौधों से निकलते रहता है, तो इनमें सभी हो जाएगा। मानव गुर्दे का आकार, देखिए हम लोग का जो किडनी है उसका जो आकृति है वो हो जाएगा सेम के बीज के समान हो जाएगा। और किडनी की संख्या 2। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 8 से 10 लाख नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें किण्वन की क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया ईस्ट में, यानी शराब बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग करते हैं, और दही बनाने में भी किण्वन की क्रिया होती है। तो ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक कवक है। ग्रहणी किसका भाग है, तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है, छोटी आंत का। भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो गया, मुख गुहा से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से, तो अमाशय से। जबकि पूर्ण रूप से भोजन यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब का पाचन कहाँ से हो गया, तो छोटी आंत से। चलिए बड़ी आंत का कार्य क्या है, पानी का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना। चलिए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, कि हमारे जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है कि जीवों में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए हम बताएं कि सारे पेड़ पौधे बच्चे स्वपोषी होते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और उन्हें भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो वायुमंडल से CO2 चाहिए, और जल चाहिए, और उसके बाद आपका सनलाइट चाहिए। सनलाइट हमेशा तीर के ऊपर देना है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति चाहिए। ये करने के बाद भोजन क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6 बनता है। और उत्पाद के रूप में कौन सा गैस मिलता है, तो O2 प्लस में जल भी बनता है। तो क्लोरोफिल के लिए क्या आवश्यक है, तो आप याद रखिएगा स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सनलाइट। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो श्वसन का अंतिम उत्पाद में CO2 बनता है, जल बनता है, ऊर्जा होता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। ये आंसर गलत है बच्चों, यहाँ पे ए कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल में एक तत्व मैग्नीशियम पाया जाता है। जबकि लाल रक्त में कौन सा पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट, रक्त क्या है, रक्त एक उत्तक है। रक्त क्या है, उत्तक, वो भी कौन सा उत्तक, तो संयोजी उत्तक है। रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए नेक्स्ट, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, अर्थात इनके रक्त का कलर लाल नहीं हो सकता। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, अर्थात शरीर में रक्त की कमी से बोलेगा तो भी एनीमिया। और इंसुलिन की कमी से आपका क्या हो जाएगा, मधुमेह। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज होती है। और पीलिया एक जॉन्डिस बीमारी है जो कि हमारे लीवर को प्रभावित करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो हो जाएगा लीवर। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग जिसका कोई काम नहीं, तो हो जाएगा अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा बच्चों, अपेंडिक्स। चलिए बाकी ये जो है आपका सिक्कम हो गया, रेक्टम हो गया, कोलोन हो गया, ये बड़ी आंत का भाग है। आरबीसी का जीवन काल, हम लोग जानते हैं कि शरीर में रक्त कहाँ बनता है, तो आप बताइएगा अस्थि मज्जा में। जबकि माँ के गर्भ में बच्चे जब रहते हैं तब रक्त कहाँ बनता है, तब आप बताइएगा लीवर में। तो अस्थि मज्जा में जो रक्त बनता है, तो रक्त का एक जीवन अवधि होता है बच्चों। और उसके बाद रक्त जो है प्लीहा में, स्प्लीन तिल्ली में ब्लड मरने के बाद जमा हो जाता है। तो आपसे पूछा आरबीसी का जीवन काल, तो 120 दिन।
यही पूछता है WBC का, तो 2 से 4 दिन या 12 से 14 दिन, जो भी रहे ऑप्शन में, पर याद रखिए। बीमारी श्वसन तंत्र से, वो कौन सा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो स्वाभाविक बच्चों निमोनिया, जो कि बच्चों में देखा जाता है। और मधुमेह क्या है? इंसुलिन की कमी से। मलेरिया मच्छर काटने से, मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से। नेक्स्ट, पौधे में श्वसन, पौधों में श्वसन कहाँ होता है? तो पौधे का जड़ भी श्वसन करता है, पत्तियां भी श्वसन करता है, तना भी श्वसन करता है। जिस तरह हम जीव जंतु श्वसन करते हैं, तो श्वसन के दौरान पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं और CO2 का त्याग करते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन पेड़ पौधों द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वपोषी कौन है? स्वपोषी बच्चे इसमें हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे ही स्वपोषी हो सकते हैं। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग तो छोटी आंत, छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर, जबकि बड़ी आंत का लंबाई 1.5 मीटर, छोटी आंत का लंबाई 6 से 7 मीटर हो जाएगा। और आमाशय जहाँ प्रोटीन का पाचन होता है। चलिए, और क्या? ग्रास नली, जिस नली से होके हमारा भोजन आमाशय तक पहुँचता है उसको बोलते हैं ग्रास नली। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक जिन्होंने कोशिका का खोज किया। चलिए, कौन ट्रिप्सिन एंजाइम पर कार्य करता है? तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। और वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कौन सा एक संवहन उत्तक है? जो संवहन उत्तक काम पौधों में दोनों करता है, जाइलम भी करता है, फ्लोएम भी करता है, इसीलिए इसे संवहन उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदनी नलिकाएं पाई जाती हैं? तो चांदनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। फ्लोएम का कार्य क्या है? पौधों में भोजन का परिवहन करना। जाइलम का कार्य क्या है? पौधों में खनिज और जल का परिवहन करना। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया? देखिए, कोशिका में जो केंद्रक होता है, कोशिका का मस्तिष्क होता है केंद्रक, और केंद्रक में ही गुणसूत्र बनता है। तो वो बोला कि न्यूक्लियस नाम किसने दिया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। चलिए, और रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की थी, और महोदय विर्चो ने बताया कि एक कोशिका ही दूसरी कोशिकाओं को जन्म देती है। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विश्राम विधि द्वारा। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं वो जो अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं, उसके लिए एक विधि है, उस विधि का नाम है विसरण विधि। पौधों में भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो हम बताए थे कि पौधे भोजन स्टोरेज के रूप में संचित करके रखते हैं। स्टोरेज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा होता है। देखिए, मानव हृदय जो घिरा होता है, पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर हृदय पाया जाता है। हृदय का जो औसत जो धड़कता है मानव हृदय, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग मुख गुहा में ही आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का, जबकि आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों का पाचन कहाँ हो जाता है? तो ये बोलिएगा आप छोटी आंत में, छोटी आंत, जो कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। और प्रोटीन का पाचन होने के बाद न्यूक्लिक अम्ल बन जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपका हो जाएगा न्यूरॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो वो हो जाएगा शुक्राणु। नर का शुक्राणु, पुरुषों में शुक्राणु ये शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो महिला का अंडाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? महिला का अंडाणु। मानव में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि क्या है? तो यहाँ देखिए 12 से 20 दिन दिया, और कभी कभी आप याद रखिए 2 से 4 दिन जीवन काल। चलिए नेक्स्ट क्या है? ये RBC क्या करता है? हमें रोगों से बचाता है। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, पर मृत्यु के बाद ये कहाँ जमा हो जाता है? तो प्लीहा में, जिसको स्प्लीन बोलते हैं या तिल्ली बोलते हैं। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कोशिका विज्ञान कहला जाएगा। चलिए, यानी कि साइटोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हो जाएगा हिस्टोलॉजी। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करता है? तो कुटपाद विधि होता है जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन अंतःग्रहण करता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है द्वार कोशिका, जिसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। इसीलिए वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। वृक्क का वजन कितना हो जाएगा? 150 ग्राम।
150 ग्राम हो जाएगा। चलिए, कौन उत्सर्जी अंग है? मुख्य उत्सर्जी अंग हम लोग के शरीर में किडनी होता है। चलिए, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग गलफड़ा हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा, गिल्स को ही गलफड़ा बोलते हैं। जबकि मानव का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा हो जाएगा, जबकि आपका कॉकरोच का ट्रेकिया हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में वृक्क संबंधित है, तो वृक्क का काम है उत्सर्जन करना, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। फूल का वह कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय बनता है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय। आप फूल में जो भाग होता है बच्चों, जो जनन भाग बोल सकते हैं एक तरह से, तो वह पौधे का फूल ही होता है जनन अंग। और उसमें जो है मादा होता है स्त्री केसर, मादा अंग क्या होगा? स्त्री केसर। और एक पुरुष वाला भाग पार्ट हो जाएगा पुंकेसर। क्या बोलते हैं हम लोग? पुंकेसर। नर भाग पौधों में पुंकेसर होता है, जबकि स्त्री भाग को स्त्री केसर कहते हैं। सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? तो ये सारे बच्चों हमको कमेंट करके बताइए इसका आंसर 83 नंबर का, कि वो कौन सा जीव है जिसका धड़कन सबसे तेज धड़कता है। अमीबा में अधिकांश पोषण होता है, तो ये क्या होता है? अंतर ग्रहण। वो किस विधि द्वारा? कुटपाद विधि द्वारा। चलिए, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में हो जाएगा आपका, यानी कॉकरोच में 10 हो जाएगा। देखिए बच्चों, जो जीव जंतु हरे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं वह शाकाहारी होते हैं, और जो जीव जंतु एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु को खाते हैं, अर्थात जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो दोनों खाते हैं वो क्या होते हैं? सर्वाहारी। और सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक। स्पर्शक कहने का मतलब है बच्चों की यह जो गति करेगा स्पर्शक के द्वारा। और ये जनन का कौन सा विधि होता है हाइड्रा और मुकुलन में? तो अलैंगिक जनन, मुकुलन विधि द्वारा। चलिए, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो पौधे का रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में और हमेशा कब होगा? तो दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में या स्टार्च के रूप में आप बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लोएम का कार्य है भोजन का परिवहन करना, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? सजीव के द्वारा तो हो जाएगा अमोनिया का भी होता है, अमोनिया का सूत्र हो जाएगा NH3, यूरिया का सूत्र हो जाएगा NH2 का होल 2, और क्या हो जाए? यूरिक अम्ल का। तो ये सारे सजीवों के द्वारा त्याग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज एंजाइम। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? तो ये हो जाएंगे आपका स्वपोषी होते हैं। जबकि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम या ट्रिप्सिन एंजाइम। और एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। चलिए नेक्स्ट, इनमें कौन सा है जो वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदलता है? तो लाइपेज एंजाइम ही वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में बदलता है। चलिए, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? अनुशीतलन बोलेगा तो 80 mm हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल और सिस्टोल। तो सिस्टोल होता है 120, जबकि डायस्टोल होता है 80 mm। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो स्वाभाविक बात है प्लेटलेट्स, जो कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। उसके अलावा आप विटामिन के भी याद रख सकते हैं कि विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। लेकिन कौन सा वह प्रोटीन है जो कि शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है? तो आप याद रखिएगा हिपेरिन। हिपेरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता है। कौन मलेरिया परजीवी है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है, जिसके द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में मलेरिया फैलने की संभावना होती है, और ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। जबकि डेंगू होता है एडिस मच्छर के काटने से। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। यह प्रकरण संपन्न होता है, ये कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? आपका ये तीनों का, तो ये हो जाएगा आपका छोटी आंत में। चलिए, जिसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं, और बृहदांत बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम है कि बचे हुए भोजन में जल का अवशोषण कर देना, और आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, और ये लीवर आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है। और छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है। और आहार नल का लंबाई जब आपसे पूछेगा, आहार नल का लंबाई 8 से 10 मीटर।
चलिए आर नल की लंबाई। नेक्स्ट एल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? तो गुलाबी हो जाएगा। नेक्स्ट पादप में जाइलम का कार्य क्या है? तो जल का परिवहन करना। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे मन से पढ़ते होंगे अपने एक अच्छे रिजल्ट के लिए। तो आज के लिए आज हम 100 क्वेश्चन इस चैप्टर का कराएं, आगे हम कल अपलोड करेंगे, कल बनाएंगे वीडियो। तो थैंक यू बच्चे, आज के लिए इतना।